जय हिंद दोस्तों। कृष्णा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा 2024 में होने वाले दोस्तों द प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 1 है दोस्तों। द प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 1 है। इसमें टोटल 24 सेट दिया हुआ है दोस्तों। आज हम प्रेस्टिक सेट नंबर 7 करेंगे दोस्तों। 1 से 6 तक सेट हमने कर लिए हुए दोस्तों। अगर आप लोग 1 से 6 तक सेट का रिविजन नहीं किए हैं तो आप लोग 1 से 6 तक का सेट का भी रिविजन कर लीजिए। और डेली के फुल प्रेस्टिक सेट देते हैं दोस्तों। डेली पूरा फुल प्रेस्टिक सेट देते हैं। और इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देते हैं। आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए दोस्त क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। 2 अक्टूबर 1952 की सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू होने के पूर्व 1948 में सर्वप्रथम किन 2 जिलों को प्रायोगिक योजना शुरू किया गया? तो कौन 2 जिलों के में जो प्रायोगिक योजना शुरू किया गया? तो इटवा तथा गोरखपुर। कौन है? इटवा तथा गोरखपुर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इटवा तथा गोरखपुर में इस परियोजना शुरू किया गया है। सामुदायिक विकास योजना जो है कौन कौन योजना शुरू किया गया था उसमें? तो स्वच्छ योजना, परिवहन एवं संचार योजना, शिक्षा योजना और भवन निर्माण योजना इत्यादि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात कितना था? बिहार में लिंग अनुपात कितना था? तो 918। कितना है? 918। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर 918 है। बिहार में शिशु लिंग अनुपात कितना है? तो 935 है। बिहार में शिशु लिंग अनुपात कितना है? तो 935 है। बिहार में सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन है? तो गोपालगंज। कौन है? तो गोपालगंज। गोपालगंज में कितना लिंग अनुपात है? तो 1021 लिंग अनुपात है। और बिहार में सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला कौन है? तो मुंगेर जिला। कौन है? तो मुंगेर जिला है। वहाँ कितना है? तो 876 लिंग अनुपात है। कितना है? तो 876 लिंग अनुपात मुंगेर जिला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संस्कृति और शिक्षा का मौलिक अधिकार का वर्णन। शिक्षा और संस्कृति का मौलिक अधिकार का वर्णन कौन सा अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 29 और 30 में किया है। कौन सा? तो अनुच्छेद 29 और 30 में किया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 29 और 30 में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कमला की सहायक नदी कौन है? कमला के का सहायक नदी कौन है? तो सोनी, ढोरी और बालन। कौन है? तो सोनी, ढोरी और बालन। उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ये सभी नदी जो है कमला की सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है? तो निम्नलिखित में कौन सा एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है? तो रायलसीमा। कौन है? तो रायलसीमा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। रायलसीमा। रायलसीमा कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में रायलसीमा स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक उदारीकरण का जनक किससे कहा जाता है? तो आर्थिक उदारीकरण का जनक किससे कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा था। किससे कहा था? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंट टेबल योजना के तहत। किस योजना के? तो माउंट टेबल योजना के तहत हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है माउंट टेबल योजना। लॉर्ड माउंटेबल जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड माउंटेबल जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत और पाकिस्तान के विभाजन किस आधार पर हुआ था? तो धर्म के आधार पर हुआ था। किस आधार पर? तो धर्म के आधार पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अफीम पौधे के किस भाग से बनाई जाती है? तो अफीम पौधा जो है वो किस भाग से बनाई जाती है? तो फूल से बनाई जाती है। किस भाग से? तो फूल से बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। फूल से बनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप होने से क्या होता है? तो भूकंप होने से क्या होता है? तो दरार होता है। क्या होता है? दरार आ जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है कि भूकंप होने से दरार आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 ईस्वी में हुई क्षेत्र त्रिपक्षी संधि पर किस किस के हस्ताक्षर किए थे? तो कौन कौन सा जो है हस्ताक्षर किए हुए थे? तो लॉर्ड आर्कंडन, महाराजा रंजीत सिंह, शुजा। कौन है? शाह शुजा ने हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। लॉर्ड आर्कंडन, महाराजा रंजीत सिंह और शाह शुजा ने हस्ताक्षर किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मठ मठ चैत्य और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो मठ चैत्य और स्तूप जो है वह किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित। किस धर्म से? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर बौद्ध धर्म से संबंधित है। मठ जो है जहाँ बौद्ध धर्म के
में रहते थे वहाँ कौन सा थे, भिक्षु रहते थे। मठ में कौन रहते थे, तो भिक्षु रहते थे। अब बिहार में बौद्ध धर्म की संबंधी क्या है, तो शिक्षा से संबंधित। बिहार में बौद्ध धर्म की संबंध किससे है, तो शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षु संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, तो गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षु संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, तो वैशाली जिला में किया था। कहाँ किया था, तो वैशाली जिला में किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, वैशाली जिला में किया गया था। वैशाली में बौद्ध धर्म को अपनाया गया था। वैशाली में क्या अपनाया गया था, तो बौद्ध धर्म को, वैशाली में बौद्ध धर्म को अपनाया गया था। और सारनाथ में जो इसका बौद्ध धर्म के प्रथम 3 उपदेश दिया गया था। प्रथम 3 उपदेश सारनाथ में इसका दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रा का सफिक्स गलत है। मुद्रा के सफिक्स जो है वो गलत है, वो कौन हो जाएगा, तो यह मुद्रा स्फीति को रोकता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है कि मुद्रा के सफिक्स गलत है, कौन है, तो यह मुद्रा की स्फीति को रोकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलिसा परीक्षण किससे पता लगाने के लिए किया जाता है, तो इलिसा परीक्षण जो है वो किसके पता लगाने के लिए किया जाता है, तो एड्स को पता लगाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, एड्स को पता लगाने के लिए इलिसा परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। इलिसा परीक्षण जो है इसे हम लोग शॉर्टकट नाम क्या कहते हैं, HIV के नाम से जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को शिल्पी किसे कहा जाता है, तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था को शिल्पी किसे किया जाता है, तो BR मेहता को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, BR मेहता को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, BR मेहता को कहा जाता है। बिहार में पंचायती राज का अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 2006 में पारित किया गया था। कब किया था, तो 2006 में बिहार राज्य में पंचायती अधिनियम को पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। घाटे के वित्त व्यवस्था का एक साधन है। घाटे का वित्त व्यवस्था जो है वह किसका साधन है, तो राजकोषीय नीति का है। किसका, तो राजकोषीय नीति का यह एक साधन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, राजकोषीय नीति का यह एक साधन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक 15 वर्ष तक निवारण में रहा, तो कौन सा जो मुगल शासक 15 वर्ष तक निवारण में रहा है, तो हुमायूं रहा। कौन है, तो हुमायूं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, हुमायूं। हुमायूं जो 1530 से लेकर 1540 ईस्वी तक भारत में शासन किया था। तो हुमायूं ने कब तक शासन किया था, तो 1530 से 1540 ईस्वी तक ले वह शासन किया था। कितने, 10 साल हुआ हुमायूं ने भारत में शासन किया था। और हुमायूं की मृत्यु कब हुआ था, तो हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में हो गया था। हुमायूं की मृत्यु कब हुआ था, तो 1556 ईस्वी में हुमायूं का मृत्यु हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुलबर्ग एक जमाने में किस राज्य की राजधानी थे, तो गुलबर्ग जो है वो एक जमाने में किस वर्ग के राजधानी थे, तो बहमनी की। किसकी थी, तो बहमनी की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, बहमनी राज्य की राजधानी थी। बहमनी राज्य की स्थापना कब हुआ था, तो 1347 ईस्वी में। तो 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। बहमनी राज्य की स्थापना किसने किया था, तो हसन गंगू ने किया था। किसने किया था, तो हसन गंगू ने जो है बहमनी राज्य की स्थापना किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अल बर्नी ने किसके राज्यकाल का वर्णन किया था, अल बर्नी जो है वो किसके राज्यकाल का वर्णन किया था, तो मोहम्मद गजनवी का, मोहम्मद गजनी का किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर मोहम्मद गजनी का किया था। अल बर्नी मोहम्मद गजनी के राज्यकाल में भारत आया था। किस में आया था, तो राज्यकाल में ही भारत आया था। मोहम्मद अल बर्नी ने जो है वो का जन्म कहाँ हुआ था, तो उज्बेकिस्तान में जन्म हुआ था। इसका जन्म कहाँ हुआ था, तो उज्बेकिस्तान में इसका जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गुरु तेग बहादुर की मृत्यु दंड किसने दिया था, तो गुरु तेग जो है उस बहादुर है उसको मृत्यु दंड किसने दिया था, तो औरंगजेब ने दिया था। किसने दिया था, औरंगजेब ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर सिंह को मृत्यु दंड दिया था। कब दिया था मृत्यु दंड, तो 1675 में दिया था। कब दिया था, तो 1675 में दिया था। और गुरु तेग बहादुर के में सिख थे, तो वो 9वें सिख थे। कौन सिख थे, तो 9वां सिख थे, तेज बहादुर, गुरु तेज बहादुर। सिख के 5वें गुरु कौन थे, तो अर्जुन देव थे। सिख के 5वें गुरु कौन थे, तो अर्जुन देव जो है सिख के 5वें गुरु थे। सिख के अंतिम गुरु कौन थे, तो गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। सिख के अंतिम गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह जो है सिख के अंतिम गुरु थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। टीपू सुल्तान की 1799 में किस युद्ध के दौरान मृत्यु हो गया था, तो किस युद्ध के दौरान जो टीपू सुल्तान की मृत्यु हुआ था, तो चतुर्थ आंगन मैसूर युद्ध में। किसमें, तो चतुर्थ आंगन के मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की 1799 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, चतुर्थ आंगन मैसूर के युद्ध में इसकी मृत्यु हो गई थी।
मैसूर राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो 1761 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना हुआ था। मैसूर राज्य की स्थापना किसने किया था? तो हैदर अली ने किया था। मैसूर राज्य की स्थापना किसने किया था? तो हैदर अली ने मैसूर राज्य की स्थापना की थी। मैसूर आंगन का टोटल कितने युद्ध हुआ था? 4 युद्ध हुआ था। प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1767 में हुआ था। 1767 से लेके 1769 ईस्वी तक के प्रथम युद्ध लड़ा गया था मैसूर का। अब दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो मैसूर का दूसरा युद्ध हुआ था 1780 से 1784 ईस्वी तक के दूसरा मैसूर का युद्ध हुआ था। और तीसरा मैसूर आंगन युद्ध कब हुआ था? तो 1790 से लेके 1792 ईस्वी तक के तीसरा मैसूर युद्ध हुआ था। और चौथा युद्ध कब हुआ था? तो 1799 में चौथा युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मौर्य काल में भारत का किन देशों से अधिक व्यापार संबंध है? तो मौर्य काल में जो भारत का किन देशों से व्यापार अधिक संबंध था? तो केवल पश्चिम दिशा देशों में, केवल पश्चिम देशों से संबंध था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, पश्चिम देशों से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। मौर्य वंश के संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश के संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश के समय चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो पंख कहा जाता था। मौर्य वंश के समय में जो है चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? पंख कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कहाँ इसका स्थापना हुई थी? तो दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जवात गर्त है? तो किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जवात है? तो हिंद महासागर। किसका? तो हिंद महासागर का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, हिंद महासागर का सबसे गहरा जवात बिंदु गर्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी ने सदैव की मान्यता किस पुस्तक से ग्रहण किया था? तो कौन सा पुस्तक से ग्रहण किया था? तो ऑन टू दी लास्ट। कौन है? तो ऑन टू दी लास्ट पुस्तक से वह ग्रहण किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ऑन टू दी लास्ट पुस्तक का ग्रहण किया था। ऑन टू दी लास्ट पुस्तक का लेखक कौन है? तो जॉन रॉकिंग है। कौन है? जॉन रॉकिंस जो है। महात्मा गांधी के सबसे प्रिय पुस्तक कौन था? तो गीता था। महात्मा गांधी की सबसे प्रिय पुस्तक गीता था। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? तो दक्षिण अफ्रीका से शुरू किया था। कहाँ से? तो दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र कौन था? तो पहला हिंदू समाचार पत्र कौन था? तो सर्व हितैषी था। कौन था? तो सर्व हितैषी था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर सर्व हितैषी। सर्व हितैषी समाचार की पत्र की स्थापना कब हुआ था? तो 1980 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1980 में सर्व हितैषी समाचार पत्र की स्थापना हुआ था। कहाँ इसका स्थापना किया गया था? तो पटना में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो पटना जिला में इसका स्थापना किया गया था। भारत का समाचार पत्र का जनक किसे कहा जाता है? तो जेम्स ए हिक्की को कहा जाता है। भारत में समाचार पत्र की जनक किसे कहा जाता है? तो जेम्स ए हिक्की को भारतीय समाचार पत्र का जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कुट भाषा का प्रयोग सही उत्तर को चुनिए। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका मेरा शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश समाज की है। तो मेरा शरीर पर पड़ी एक लाठी जो है वह किसका है? तो ब्रिटिश समाज की है। तो कुछ का हो जाएगा? लाला लाजपत राय। किसका हो जाएगा? तो लाला लाजपत राय हो जाएगा। 1 का 3 हो जाएगा। हमने घुटने टेक रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिला। क्या मिला उत्तर में? तो उत्तर में हमें पत्थर मिला। किसने कहा था? तो महात्मा गांधी। किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा था। सतत जागरूकता ही स्वाधीनता का मूल्य है। सतत जागरूकता जो किसका है? तो स्वाधीनता का मूल्य है। किसने लिखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और इनकलाब जिंदाबाद ये किसने लगाया था? तो भगत सिंह ने लगाया था। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने लगाया हुआ था। चलिए इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 1940 के व्यक्तिगत सभ्य आज्ञा आंदोलन के दूसरे सत्याग्रही किसे चुना गया था? दूसरे जो है वो सत्याग्रह आंदोलन किसके चुना गया था? तो जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। अब प्रथम सत्याग्रह जो है किसके बनाया था? तो विनोबा भावे को बनाया था। किसको बनाया था? तो प्रथम जो है विनोबा भावे बना हुआ था और दूसरा जो है कौन था? बहादंत को बनाया था। दूसरा तीसरा जो किसको बनाया था? बहादंत को बनाया था। और पहला जो है विनोबा भावे था और दूसरा जो है जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। लोकमान्य तिलक किस विचारधारा के पोषक थे? तो लोकमान्य तिलक जो है वो किस विचारधारा के पोषक थे? तो उग्र विचारधारा। किसका है? तो उग्र विचारधारा का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है उग्र विचारधारा का। उग्र विचारधारा का जनक किसे कहा था?
तो बाल गंगाधर तिलक को आता है। उग्र विचारधारा किसे कहते हैं? तो बाल गंगाधर तिलक को जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने किस स्वराज दल का निर्माण किया था? उसका मुख्य कार्य क्या था? तो उसका जो है मुख्य कार्य क्या था? तो चुनाव जीतकर विधान मंडलों में जाकर सरकार के विरोध करना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है कि चुनाव जीतकर विधान मंडलों में जाकर सरकार को विरोध करना। यह किस पार्टी कहता है? तो स्वराज पार्टी कहता है। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ था। और स्वराज पार्टी का स्थापना किसने कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद के आनंद भवन में था। स्वराज पार्टी का स्थापना कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद के आनंद भवन में स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के ऊपरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? भारत के जो ऊपरी मैदान है वो किस मिट्टी से निर्मित है? तो जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। किस मिट्टी से? तो जलोढ़ मिट्टी से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, जलोढ़ मिट्टी से भारत के ऊपरी मैदान निर्मित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को संधि के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकार की रक्षा के लिए लेखा जारी करने का अधिकार है? तो लेखा जारी करने के लिए किस अनुच्छेद में अधिकार है? तो अनुच्छेद 32 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, अनुच्छेद 32 में लेखा जारी करने का अधिकार है। और अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान में यह एक हृदय आत्मा कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अनुच्छेद 32 में क्या कहता है? तो यह एक हृदय आत्मा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदेश जारी करने के अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? तो आदेश जारी करने के लिए राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो विधायिका अधिकार। कौन सा? विधायिका। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर विधायिका। भारत के राष्ट्रपति जो है ये आदेश जारी करेगा किस अनुच्छेद में जारी करेगा? तो अनुच्छेद 123 के अधीन जारी करेगा। किस अनुच्छेद 123 के अधीन में यह राष्ट्रपति अधीन जारी करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कुछ मामले में कम अधिकार है। इस संबंध में से निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? तो निम्नलिखित में जो कौन सा सही नहीं है? तो संवैधानिक संशोधन संबंधित प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाएगा और वहां स्वीकार होने पर ही राज्यसभा में रखा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के राज्यपाल की क्या स्थिति होती है? तो राज्य का राज्यपाल जो है उसका क्या स्थिति होती है? तो वह राज्य की कार्यकारिणी की अध्यक्षता होती है। क्या होती है? तो वह राज्य के कार्यकारिणी की अध्यक्षता होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। कौन सा अनुच्छेद में करता है? तो 155 के तहत करता है। अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राज्यपाल 164 के तहत अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री को भी नियुक्ति करता है। राज्यपाल जो है 164 के तहत अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री का भी नियुक्ति करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है क्यों? भारत के सांसद को संसदीय क्यों कहा जाता है? तो कार्यकारिणी व्यवस्थापिक को प्रति उत्तरदायी होना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है कि कार्यकारिणी व्यवस्थापिक के प्रति उत्तरदायी होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास होता है? तो कौन सा प्राधिकार है जो भारत के राष्ट्रपति के पास होता है? तो संवैधानिक और नाम मात्रा का कौन होता है? संवैधानिक और नाम मात्रा का प्रधान जो है भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। सॉरी इसका अवरोध दिया हुआ है, इसका और होगा सॉरी। और इसका राजनीति के नाम मात्रा ऑप्शन नंबर जो है औपचारिक और कानून। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, इसका बी हो जाएगा। औपचारिक और कानूनी और राजनीतिक और नाम मात्रा क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, परंतु दोनों में विरोध की स्थिति में तो दोनों को जब राज्य और केंद्र में जो कानून बनाएगा वह कानून जो दोनों के विरुद्ध में स्थिति होगा तो किसके आधार पर कानून को लागू किया जाएगा? तो केंद्र के ही आधार पर वह कानून को लागू किया जाएगा। ठीक है, तो केंद्र का कानून मान्य होगा। किसका कानून मान्य होगा? केंद्र का ही कानून मान्य होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, केंद्र का ही कानून मान्य होगा। यह किस अनुच्छेद के तहत किया जाएगा? तो अनुच्छेद 246 के तहत होगा। किस अनुच्छेद के? तो अनुच्छेद 246 के तहत इसका कानून मान्य होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी पूर्व मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन है? तो उत्तरी जो पूर्वी मानसून जो है सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला कौन सा हो जाएगा? तो तमिलनाडु हो जाएगा। कौन होगा? तमिलनाडु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है तमिलनाडु
में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त वाला राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूटान की अधिकारी भाषा क्या है? तो भूटान का जो अधिकारी भाषा है वो क्या है? तो जो जोगखा है। क्या है? तो जोगखा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर जोगखा है। भूटान की राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी है। भूटान की राष्ट्रीय खेल क्या है? तो तीरंदाजी जो है भूटान के राष्ट्रीय खेल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो निम्नलिखित में किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो बैकार झील को। किसको कहा जाता है? बैकार झील को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बैकार झील को कहा जाता है। विश्व में गहरी झील किस कौन है? तो बैकार झील। विश्व का सबसे गहरी झील किसको कहा जाता है? तो बैकार झील का ही सब विश्व का सबसे गहरी झील कहा जाता है। अब बहरी झील का बैकार झील का जो गहराई है कितना? 1642 मीटर। कितना है? तो 1642 मीटर जो है बैकार झील की गहराई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सीढ़ीदार खेती सबसे अधिक कहाँ होता है? सीढ़ीदार जो खेती है वो सबसे अधिक कहाँ होता है? तो पर्वतीय क्षेत्र में होता है। कहाँ होता है? तो पर्वतीय क्षेत्र में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर पर्वतीय क्षेत्र में होता है। सीढ़ीदार खेती किसके लिए उपयुक्त है? तो चाय के लिए उपयुक्त है। किसके लिए? तो चाय के लिए जो है सीढ़ीदार खेती सबसे अधिक उपयुक्त है। भारत में चाय की खेती कब शुरू किया गया था? तो 1835 में शुरू किया था। भारत में चाय की खेती कब शुरू हुआ था? तो 1835 में भारत में चाय की खेती का शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है वह कब किया गया था? तो अगस्त 1952 को किया था। अगस्त 1952 को किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? सर्वोत्तम उदाहरण जो है वह क्या है? तो आयकर है। क्या है? तो आयकर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है आयकर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिवर्तनशील आरक्षी अनुपात और फूल बाजार कार्यवाही किसके साधन है? तो किसके ये साधन है? तो मौद्रिक नीति का। किसका है? तो मौद्रिक नीति का साधन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है मौद्रिक नीति का यह साधन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2023 में इसरो ने किस सैटेलाइट बस प्रयोगी को निजी उद्योग को हस्तांतरण किया? तो निजी उद्योग का हस्तांतरण जो है वो किस पर किया हुआ था? तो IMS 1 पर किया हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है IMS 1 पर किया हुआ था। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय बेंगलोर है। कहाँ है? इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2023 में यूनेस्को कनाडा ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब लक्ष्य सेन ने किस खिलाड़ी को हराकर जीता? तो कौन सा खिलाड़ी को हराकर जीता है? तो ली शिफेंग को जीता है। ली शिफेंग को हराकर जीता है। यह कहाँ का था? वो चीन का था। कहाँ का था? तो चीन का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की जीवनी के बारे में कमला हैरिस फेनोमेनल वुमन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो वुमन नामक जो पुस्तक वो किसके द्वारा लिखा गया था? चिदानंद राजभट्ट के द्वारा। किसका है? तो चिदानंद राजभट्ट के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है चिदानंद राजभट्ट के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जून 2023 में भारत सरकार द्वारा मणिपुर हिंसा की जांच के लिए किस अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन किया गया? तो किसके अध्यक्षता में जो एक जांच कमेटी का जो है अध्यक्षता किया गया था? तो अजय लंबा को। किसका है? तो अजय लंबा को जांच कमेटी का गठन किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर अजय लंबा को किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीन के हंगझोक में एशियाई खेल 2023 के उद्घाटन समारोह के दौरान किस भारतीय दल का नेतृत्वकर्ता के रूप में ध्वजवाहक के लिए चुना गया था? तो ध्वजवाहक जो वो किसके लिए चुना गया था? तो हरप्रीत सिंह के और लवलीना बोरगोहेन को ए और बी दोनों को चुना गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ए और बी दोनों के लिए चुना गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। ट्रेड मिस्टर कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? ट्रेड मिस्टर जो वो कौन सा चिकित्सा से संबंधित है? तो हृदय से संबंधित है। तो हृदय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हृदय से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए 2023 का प्रतिष्ठान बोलोंग फील्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? बोलोंग और फील्ड जो है वह किसे सम्मानित किया गया था? तो वह चेतन मारू को। किसको सम्मानित किया था? चेतन मारू को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर चेतन मारू को सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यदि किसी पिंड का संवेग n गुना कर दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो उसकी किसी पिंड को n के द्वारा क्या दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा जो वो क्या हो जाएगी, तो n के पावर 2 गुना हो जाएगी, क्या हो जाएगी, तो n के पावर 2 गुना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, n के पावर 2 गुना हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कॉम्पैक्ट डिस्क जिसे सीडी किस प्रकार के डाटा भंडार प्रसिद्ध है, तो किस प्रकार के डाटा भंडार जो प्रसिद्ध है, तो प्रकाशिक को किसका है, तो प्रकाशिक को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, प्रकाशिक को यह भंडार प्रसादित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उदासीन परमाणु में कौन सा कण समान होता है, तो उदासीन परमाणु है जिसमें कौन सा कण समानित होता है, तो ई के पावर माइनस और पी के पावर प्लस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ई के पावर माइनस और पी के पावर प्लस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से समृद्ध होता है, तो जीवन रक्षक जो हार्मोन है वो किस ग्रंथि से समृद्ध होता है, तो एंडिनल को किसे, तो एंडिनल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, एंडिनल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव के कंकालीन संरचना से संबंधित, तो मानव को कंकालिक जो संरचना है वो कौन सा भाग जो है संचालित है, तो जांग की हड्डी। कौन है, तो जांग की हड्डी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, जांग की हड्डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दोगुना होता है, इस दशा में उसका त्वरण क्या हो जाएगा, तो जब एक व्यक्ति है जब लिफ्ट में उसका भार दोगुना हो जाता है तो उस समय उस व्यक्ति का त्वरण जो है वो कितना हो जाएगा, तो ऊर्ध्वाधर के ऊपर की ओर होगा, तो जी ऊर्ध्वाधर की ओर ऊपर की ओर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मानव शरीर विज्ञान का सदैव में निम्न में से कौन सा लोब मुख्य रूप से दृश्य संरचना से संबंधित, दृश्य संरचना से संबंधित कौन सा हो जाएगा, तो ऑक्सीपिटल लोब। क्या हो जाता है, ऑक्सीपिटल लोब। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ऑक्सीपिटल लोब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक गुणसूत्र संबंधित विकार है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक गुणसूत्र जो लंबित विकार वह है, कौन हो जाएगा, तो डाउन संरक्षण, जिसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं। क्या है, तो डाउन संरक्षण या डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, डाउन संरक्षण या डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पराबैंगनी विकिरण का दुष्प्रभाव क्या है, पराबैंगनी का जो विकिरण है उसका दुष्प्रभाव क्या हो जाएगा, तो मनुष्य के रोग प्रतिरोध क्षमता का नष्ट होना, मोतियाबिंद होना, चमड़ी का कैंसर होना, शोवन उत्पादन को 1 से 12% कम होना, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है कि इसमें से सभी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्थलीय पारिस्थितिक प्रणाली में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की लगभग ऊर्जा ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। तो खाद्य ऊर्जा में परिवर्तन करते कितना परसेंट करते हैं, तो वो 1% करते हैं। कितना है, तो 1%। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समान वृत्तीय गति में होता है, एक समान वृत्तीय जो है वो किसके गति में होता है, तो 4 अचर एवं वेग चर होता है। क्या होता है, 4 अचर एवं वेग चर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर 4 अचर वेग चर में रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस द्रव को ऊष्मा में परिवर्तन कर दूसरे स्थान पर भेजने व फिर उसे ठंडा कर द्रव में परिवर्तन कर लेने की प्रक्रिया कहती है, तो द्रव में परिवर्तन कर लेने की प्रक्रिया क्या होती है, आसवन कहती है। क्या कहते हैं, आसवन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है आसवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जा सकता है, तो नमक मिश्रण जो कपूर है वो किसमें शुद्ध किया जा सकता है, तो उद्रपातन द्वारा। किसके द्वारा, तो उद्रपातन के द्वारा शुरू किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, उद्रपातन के द्वारा शुरू किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केचुआ का मुख्य विसर्जित पदार्थ जो नेफिडिया द्वारा छोड़ा जाता है, किसके द्वारा छोड़ा जाता है, तो नेफिडिया के द्वारा वह छोड़ा जाता है। तो यूरिया क्या है, तो यूरिया छोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, यूरिया छोड़ा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोलल बनने का मुख्य संबंध क्या है, कोलल जो बनता है उसका मुख्य संबंध क्या है, तो क्या है, एंथोजोआ से। क्या है, तो एंथोजोआ से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर एंथोजोआ से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन, तो रसायन विज्ञान के जो प्रथम नोबेल विजेता है वह कौन है, तो कौन है, तो जेकोब्स हेर्निकस वेटहॉफ है। कौन है, जेकोब्स हेर्निकस वेटहॉफ है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, जेकोब हेर्नी वेटहॉफ है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सुमेलित कीजिए, इसमें जो है क्या है, सुमेलित कीजिए। तो गोबर गैस जो किसमें है, तो CH4 हो जाएगा। गोबर गैस से क्या हो जाएगा, गोबर गैस का CH4 हो जाएगा। और कोल गैस से क्या हो जाएगा, तो H2 प्लस CH4 प्लस CO हो जाएगा। अब एक 3 हो जाएगा और 2 का 4 हो जाएगा। प्रोड्यूसर गैस जो है वो क्या होगा, तो CO प्लस N2 हो जाएगा, CO प्लस N2 हो जाएगा, इसका B हो जाएगा। वाटर गैस क्या होगा, COH2 हो जाएगा, वाटर गैस का COH2 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृत्युपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं, तो पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं, तो ऑटोप्सी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑटोप्सी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर ऑटोप्सी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव के शरीर में भोजन के पाचन के सदैव में लाइपेज का स्राव कहा जाता है। कहाँ होता है स्राव इसका, तो ये अमाशय में होता है। कहाँ होता है, तो अमाशय में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर अमाशय में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के हानिकारक किरणों से आंखों की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में प्रयुक्त कांच में किसका मिश्रण होता है, तो आंखों की रक्षा करने के लिए जो धूप चश्मा हम लोग पहनते हैं उसमें आंख में किसका उसमें मात्रा का अधिक होता है, तो फेरस ऑक्साइड का। किसमें, तो फेरस ऑक्साइड की मात्रा जो है अधिक मिश्रित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर फेरस ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पलावन जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो पलावन जीन जो है उसका प्रतिपादन किसने किया था, तो बराबर मैकलिंटोक ने। किसने, तो बराबर मैकलिंटोक ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर बराबर मैकलिंटोक ने इसका प्रतिपादन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मक्खन व कोलाइड है जिसमें, मक्खन जो वो कोलाइड है वो जिसमें क्या है, मक्खन जो वो कोलाइड है वो जिसमें क्या है, तो वासा में जल परीक्षण। क्या है, तो वासा में जल परीक्षण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है वासा में जल परीक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो आदर्श गैस का जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो 1s2 2s2 2p6। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 1s2 2sp और 2p6 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यहाँ से अब मैथ स्टार्ट हो गया है और मैथ का रीजनिंग का पूरा फुल सोल्यूशन PDF के साथ आप लोग को लेना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल पर इसका लिंक दे देते हैं हमने, और वहाँ पर आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से मैथ और रीजनिंग का फुल सोल्यूशन के साथ PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और उसका वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।